कौन कहता है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती। आदमी में समझ होनी चाहिए, रुपेश ने दिल ही दिल में कहा। फिर उसने अर्चना के सुंदर मुखड़े की ओर ताका। वह उसके बाद उसकी नज़रें अपनी पत्नी शिखा के चेहरे पर पड़ी। शिखा अपनी प्लेट में धीरे धीरे उंगलियां चला रही थी। अर्चना से रुपेश की मुलाकात अपने एक मित्र के कार्यालय में हुई थी, जो उसे इंतज़ार करने को कहकर खुद कहीं चला गया था। 1 डेढ़ घंटे की बातचीत के बाद अर्चना और रुपेश में इतनी घनिष्ठता हो गई कि रुपेश को अर्चना के बगैर रहना कठिन महसूस होने लगा था। कुछ दिनों तक सिनेमा घरों, पार्कों और होटलों में मुलाकातों के बाद रुपेश उसे अपने घर लाने की लालसा को दबा न पाया। शिखा को रुपेश ने जब यह कहा कि वह अर्चना को भी अपने घर में रहने दे, तो शिखा पर मानो बिजली गिर पड़ी थी। वह काफ़ी चीखी चिल्लाई थी, किंतु रुपेश ने उसको समझाया था कि जब हम अपने हर रिश्तेदार, मित्रों और जान पहचान वालों की खुशियों के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं, तब यह कितनी अजीब बात है कि पति पत्नी, जिनका रिश्ता संसार में सबसे बड़ा और गहरा होता है, एक दूसरे की खुशियों का ख्याल न रखें। रुपेश ने शिखा से कहा कि अर्चना पर और घर पर उसे पूरा अधिकार होगा। उसको अपनी हर इच्छा को पूरा करने का अधिकार होगा। बस वह अर्चना को उसके साथ इस घर में रहने पर आपत्ति न उठाए। पड़ोसियों को भी वह यही बताए कि अर्चना उसकी मामी की या चाची की लड़की है और वह यहाँ पर नौकरी करने के लिए आई है तथा अब उन लोगों के साथ ही रहेगी। आखिर जब शिखा ने देखा कि रुपेश को समझाने बुझाने का अब कोई फ़ायदा नहीं है, तो 1 हफ्ते की खींचतान के बाद उसने रुपेश की इच्छा के आगे सिर झुका लिया। रुपेश के पांव धरती पर न टिकते थे। वह उसी दिन जाकर अर्चना को अपने घर ले आया। पड़ोसियों से कहा गया कि वह शिखा की बहन है। रिश्तेदारों ने आपत्ति उठाई तो रुपेश ने यह कहकर मुंह बंद कर दिया कि जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। शिखा ने अर्चना का खुले दिल से स्वागत किया। उसके रहने की व्यवस्था रुपेश के कमरे में कर दी गई। अर्चना को नहाने धोने के लिए शिखा स्नान घर में खुद ले गई। अपने हाथों से तौलिया, साबुन, तेल वहां पहुंचाया। बाथरूम स्लीपर खुद अर्चना के पांव के पास रख दिए गए। रुपेश मानो खुशियों के हिंडोलों में झूल रहा था। नहाने के बाद नाश्ते की मेज पर बड़े आग्रह के साथ शिखा ने अर्चना को खिलाया पिलाया। शिखा से ऐसे बर्ताव की आशा रुपेश को कभी न थी। रुपेश मन ही मन मुस्कुरा रहा था और अपने सुंदर जीवन की कल्पना में डूब तैर रहा था। ऑटो रिक्शा की बड़बड़ाहट से उसकी कल्पना में सहसा विघन पड़ा। ऑटो रिक्शा से एक लंबा चौड़ा खूबसूरत युवक उतरा और हेलो शिखा बोलते हुए घर में घुस गया। शिखा एकाएक उसकी तरफ बढ़ी, किंतु फिर थोड़ा रुक गई। उस नौजवान ने आगे बढ़कर शिखा के कंधे पर अपनी बाह रख दी। रुपेश भैया, जरा ऑटो रिक्शा से सामान तो उतार लाना। उस नवयुवक ने रुपेश की तरफ मुंह फेर कर कहा। कुछ न समझते हुए भी रुपेश ने ऑटो रिक्शे वाले से उस नवयुवक का सामान अंदर रखवाया और उसे पैसे देकर चलता किया। शिखा और वह युवक सोफे पर पास पास बैठे मानो बातों में मगन थे, जैसे जिंदगी भर की सारी बातें आज ही ख़त्म करके दम लेंगे। आपकी तारीफ? रुपेश ने शिखा से पूछा। शिखा थोड़ा सा मुस्कुराई और शर्म से सिमट सिकुड़ गई। फिर उसने एक बार उस नव युवक के सुंदर मुखड़े की ओर ताका। यह संजय है। तुम्हें शायद याद होगा कि एक बार तुम्हारे बहुत जोर देने पर मैंने स्वीकार किया था कि शादी से पहले मैं भी किसी से प्यार करती थी। मेरी अधूरी प्रेम कहानी का हीरो यही है। रुपेश को झटका सा लगा। उसकी आंखें फैल गई जब मैंने अर्चना को साथ रखने की बात सुनी और तुमने मेरा पूरा हक और मेरी खुशियाँ मुझे देने का वचन दे दिया। तब मैंने संजय को अपने साथ रखने का फैसला कर लिया।
शिखा ने अपनी आंखों को नचाते हुए कहा। अपने मिलने जुलने वालों से हम यही कहेंगे कि संजय आपके मामा जी, फूफा जी या चाचा जी का बेटा है और यह नौकरी के सिलसिले में यहाँ आया हुआ है और अब हमारे साथ ही रहेगा। अरे शिखा डार्लिंग, पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया, किंतु जब तुमने बताया कि तुम लोग एक दूसरे की खुशियों के लिए झूठे रस्मों रिवाज तोड़ रहे हो, तब मैंने उस महान आदमी के दर्शन करने के लिए यहाँ आने का निश्चय कर ही लिया। संजय बोला, अब तुम इनसे खुद पूछ लो। शिखा ने संजय की तरफ देखा और फिर वह अपने पति की तरफ घूम गई। क्यों जी, है ना यही बात? आप मेरी खुशियों के आगे दीवार तो नहीं बनेंगे। प्यार की जिस प्यास से मैं आज तक तड़पती रही हूँ, अब उसे बुझाने में आप मुझे पूरा सहयोग देंगे ना? हाँ हाँ, रुपेश आगे कुछ न कह सका। डार्लिंग, तुम थके हारे आए हो, आओ नहा धो लो ताकि थकावट दूर हो जाए। स्नान घर किधर है? संजय ने पूछा। जाइए जी, इनको स्नान घर बताइए, शिखा ने कहा। और हाँ, यह तौलिया और साबुन वहाँ रख दीजिएगा। रुपेश ने तौलिया और साबुन हाथ में ले लिया और स्नान घर की ओर मुड़ा। संजय उसके पीछे पीछे चल पड़ा। अरे हाँ, यह बाथरूम स्लीपर भी साथ ले जाइए। शिखा ने संजय का ब्रीफकेस खोलकर उसमें से बाथरूम स्लीपर निकाले। संजय बाथरूम से स्लीपर लेने के लिए पलटा। अरे नहीं, आप चलिए, ये लेकर आते हैं। शिखा ने बाथरूम स्लीपर रुपेश की तरफ बढ़ा दिए। रुपेश ने कंधे उचकाए और फिर बाथरूम स्लीपर पकड़कर आगे बढ़ गया। स्नान घर से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी और संजय मगन होकर गुनगुना रहा था। यह क्या मजाक है? रुपेश ने शिखा से कमरे में लौटते ही कहा। कैसा मजाक? क्या आपको संजय का यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? शिखा ने पूछा। नहीं, यह बात नहीं है। मैं पूछता हूँ कि संजय के बाथरूम स्लीपर मुझसे उठवाना क्या तुम्हें शोभा देता है? डार्लिंग, मैं आपकी खुशी के लिए अर्चना बहन की दिल से सेवा कर रही हूँ। आप मेरी खुशी के लिए माथे पर बल न डालिए। कहीं ऐसा ना हो कि संजय के दिल को चोट पहुँच जाए। वह बहुत भावुक है, शिखा ने कहा। रुपेश मन ही मन ताव खाए कंधे हिलाकर रह गया। अब ऐसा करिए, दोपहर के खाने के लिए कुछ सब्जी वगैरह लेते आइए। आप डब्बों में बंद सब्जी ले आइए। रुपेश ने अर्चना की तरफ देखा। यदि अर्चना बहन आराम करना चाहती है तो आराम करें, या आपके साथ जाना चाहती है तो बाज़ार घूम आए। मैं रसोई की तैयारी करती हूँ। नहीं, अर्चना यहीं रहेगी, रुपेश ने जल्दी से कहा। क्या आप मुझे संजय के साथ अकेले छोड़ते हुए डरते हैं? शिखा ने तीखी नज़रों से रुपेश की तरफ देखा। नहीं, मैं ऐसा तंग दिल नहीं हूँ। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि यह काम में तुम्हारी मदद करेगी, रुपेश ने जल्दी से कहा और फिर थैला उठाकर बाहर निकल गया। रुपेश ताव खाते हुए बाजार की ओर जा रहा था। उसके घर में उसकी पत्नी उससे किसी के जूते उठवाए, यह कहाँ तक ठीक था? शिखा ने यदि अर्चना के लिए तौलिया, साबुन, स्लीपर स्नान घर में पहुंचा दिए तो अपनी खुशी से उसने उसे मजबूर तो नहीं किया था। संजय को बुलाने से पहले वह उससे पूछ तो लेती, सलाह तो कर लेनी चाहिए थी। और अब नौकर की तरह थैला थमाकर उसे बाजार की ओर ढेल दिया है। यह ठीक है कि शिखा को उसने घर में पूरा हक देने का वादा ज़रूर किया था, मगर उसे एक दूसरे की बेइज्जती करने का तो अधिकार नहीं है। इसकी कुछ न कुछ सज़ा ज़रूर संजय और शिखा को मिलनी चाहिए। वे दोनों फूड पॉइजन से बीमार हो जाए तो कैसा है? रुपेश के दिमाग में एकदम विचार उभरा। हाँ, यह ठीक रहेगा। उसके कदम डिपार्टमेंटल स्टोर की ओर बढ़े। आपके यहाँ कोई ऐसी डब्बाबंद सब्जी है जिससे फूड पॉइजन होने का खतरा हो? उसने सेल्समैन से सीधा सवाल किया। क्या मजाक करते हैं साहब? हमारे यहाँ तो बिल्कुल ताज़ा स्टॉक है, सेल्समैन ने दांत निकालते हुए कहा। एक आध डिब्बा भी नहीं है।
क्या आप स्वास्थ्य विभाग से आए हैं? सेल्समैन ने सतर्क होकर पूछा। नहीं, डरो नहीं। हाँ, यह बताओ कि कोई ऐसा डब्बा है? जी नहीं, हम इमरजेंसी से पहले और इमरजेंसी के बाद भी अच्छा ही माल बेचते रहे हैं। सेल्समैन ने कहा, अच्छा, कोई ऐसी दुकान का पता बता दो जहाँ ऐसी डब्बा बंद सब्जी मिल जाए। अपनी बेइज्जती के बाद की भावना से पागल हो रहे रुपेश ने 500 रुपये का नोट सेल्समैन की तरफ सरकाया। क्रांति बाबू, जरा पुलिस को फ़ोन करना। यह पागल आदमी किसी की हत्या करना चाहता है। सेल्समैन ने टेलीफोन के करीब बैठे एक नौजवान से कहा। पुलिस का नाम सुनकर रुपेश उड़नछू हो गया। 500 रुपये का नोट काउंटर से उठाने की भी उसे सूझ न रही। संजय व शिखा को बीमार कर देने का विचार भी उसके दिमाग से उड़ गया। अब तो वह उन दोनों की सेहत ठीक करने की ख्वाहिश कर रहा था। उसके डरे हुए मस्तिष्क में यह विचार उभरा कि संजय व शिखा को कुछ हो गया तो सेल्समैन की गवाही पर वह पकड़ दिया जाएगा। रात को खाने के बाद कॉफ़ी का दौर चला। वे चारों बैठक में बैठे थे। संजय अपने चुटकुलों से सबको हंसाता रहा। क्या बात है डार्लिंग, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो? अर्चना ने रुपेश के करीब सरकते हुए कहा। मैं तो कहता हूँ रुपेश जी, यदि सब लोग आपकी तरह समझदार हो जाएं, तो प्रेम के कारण होने वाली सारी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं, संजय ने कहा। और प्रेम में निराश होकर आत्महत्याएं भी कोई ना करे, अर्चना बोली। मानव जाति को कितना अच्छा सुझाव दिया है रुपेश जी ने, शिखा ने कहा। मगर पहले तो तुम अड़ियल घोड़े की तरह दुलतियाँ झाड़ रही थी, मरने मारने की धमकियाँ दे रही थी, रुपेश ने शिखा की तरफ देखकर कहा। तब मैं तुम्हारे दिल की गहराई नाप नहीं पाई थी। अच्छा भाई, तुम दिल की गहराइयाँ नापो, हम तो नींद की गहराइयों में उतरने चले। संजय उठ खड़ा हुआ। शिखा डार्लिंग, सोने का कमरा किधर है? वह बाएं कोने वाला इनका है और दाएं वाला हमारा। अच्छा भाई, गुड नाइट। स्लीपिंग गाउन सरकाता हुआ संजय दाईं ओर के सोने के कमरे की ओर बढ़ गया। संजय के चले जाने के बाद कुछ देर तक अर्चना अंग्रेजी पत्रिका के पन्ने पलटती रही। फिर वह भी अंगड़ाई लेकर उठकर खड़ी हो गई। सोना नहीं है रुपेश डार्लिंग, तुम चलो, मैं थोड़ी देर और बैठूंगा, रुपेश ने अनमने स्वर में कहा। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। रुपेश कुछ नहीं बोला, लेकिन शिखा ने स्वेटर पर सिलाई चलाते हुए कहा। फिर बैठक में खामोशी छा गई थी। घड़ी की टिक टिक और शिखा की सिलाइयों की टकराहट इस खामोशी को तोड़ देती। रुपेश अनमना सा कुर्सी पर बैठा रहा। अब सो जाइए, 1 बजने को है, मुझे तो नींद आ रही है, शिखा ऊन के गोलों में सिलाइयाँ घोंसती हुई बोली। शिखा ने स्वेटर और ऊन के गोलों को कारनेस पर टिकाकर एक अंगड़ाई ली, रुपेश की तरफ देखा और फिर पलट पड़ी दाएं कोने वाले सोने के कमरे की ओर। रुक जाओ शिखा। रुपेश तड़प कर शिखा और कमरे के दरवाजे के बीच बाहें फैलाकर खड़ा हो गया। बेशर्मी की भी हद होती है। बेशर्मी? कैसी बेशर्मी? रुपेश डार्लिंग, तुमने मुझे जो हक दिया है मैं उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। हट जाओ, मेरी वर्षों से मुरझाई हुई खुशियों के बीच दीवार न बनो। मुझे खुशियों का रास्ता दिखाकर राह में कांटे न बिछाओ। अपने पति के सामने ऐसा कदम उठाते हुए तुम्हें डर नहीं लगता? शर्म नहीं आती? डर शर्म आपसे क्यों? यह तो बराबरी का सौदा है। रात काफ़ी हो चुकी है, सो जाइए, आपका कमरा उधर है। शिखा ने बाएं कोने में कमरे की ओर इशारा किया। छोड़िए मेरा रास्ता। बेशरम, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी गिर सकती हो। तुम्हारी इस हरकत से एक पति के दिल पर क्या गुजर सकती है, यह तुमने कभी सोचा है? रुपेश की आंखें क्रोध से जल उठी। मर्द जब दूसरी पत्नी ब्याह कर लाता है, तब क्या अपनी पहली पत्नी के दिल में उठने वाली चीखों की सहनाइयों के शोर को सुनता है? रात भर कोठों पर ऐश की शमाएं जलाने वाले पति कभी
अपनी पत्नी के दिल के अंधेरों में झांक कर देखते हैं। हर जवान लड़की पर लार टपकाने वाला पति कभी यह भी सोचता है कि उसकी पत्नी के गालों पर आंसू के निशान क्यों बने रहते हैं। आपने जब अर्चना को लाने की तवीज़ पेश की थी तब मैं भी रोई चिल्लाई थी। अब मैं संजय के पास जा रही हूँ तो आप क्यों चीख उठे हो? मैं उसका सिर तोड़ दूंगा। रुपेश कमरे की तरफ बढ़ा। अरे रुको तो, शिखा ने उसकी बाह पकड़ ली थी। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, उसे इसी वक्त चलता कर दो और अर्चना वह भी जाएगी। मेरा फैसला गलत था, मैं अंधे जज्बात की धारा में बह गया था। रुपेश ने हथियार डाल दिए। अंधे जज्बात नहीं, वासना ने तुम्हें अंधा कर दिया था। रुपेश भैया। संजय पूरे कपड़े पहन अतिथि कक्ष के दरवाजे पर खड़ा था। रुपेश कभी सोने के कमरे की तरफ और कभी अतिथि कक्ष के दरवाजे पर खड़े संजय की ओर देख रहा था। जी हाँ, आपका ख्याल ठीक है। मैं सोने के कमरे में स्लीपिंग सूट पहनकर गया ज़रूर था, किंतु दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गया था। संजय ने कहा, आपको फिर कोई शो करना हो तो याद कीजिएगा। यह रहा मेरा कार्ड। नितिन, निर्देशक तथा स्टेज आर्टिस्ट। रुपेश कार्ड की पहली पंक्ति पर अटक गया। आगे हमारे ड्रामा क्लब का पता भी लिखा है, नोट कर लीजिए। नितिन मुस्कुरा दिया। रुपेश मुंह फाड़कर कभी कार्ड को तो कभी उस युवक को देख रहा था जो संजय से नितिन बन गया था। यह नितिन है, हमारे शहर के माने हुए कलाकार और भैया के जिगरी दोस्त। जब मैंने भैया को आपकी अर्चना को साथ रखने की ज़िद के बारे में लिखा तब उन्होंने नितिन की सहायता से यह सारा नाटक रचवा दिया। शिखा ने सारी बात समझाते हुए कहा। ओह, रुपेश ने एक लंबी सांस ली और थम से सोफे पर बैठ गया।